कंप्यूटर साइंस इन कनाडा। तो फिर क्या ऐसा हुआ कि ही डिसाइडेड टू मूव कनाडा? जो पूरे कनाडा में इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं? लाइक फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। क्या प्रोफाइल चाहिए फीस स्ट्रक्चर की? पीजी डिप्लोमा में भी तो ऑप्शंस होंगे। तो एक ये डर होता है कि एक साल के वर्क पर वो इंडस्ट्री से आते ये जॉब ओरिएंटेड लगती है कि हैं। इंडिया में वो चीजें नहीं होती हैं। मार्केट बहुत ज्यादा इस टाइम पे कंजस्टेड है। एक डिप्लोमेटिक आंसर मत दे, किसी चीज में काम आता है किसी में नहीं आता। अराउंड 75,000। कोई बंदा है उसका प्रोफाइल बहुत अच्छा नहीं है, अपने स्किल्स पे काम करना बहुत जरूरी है। लाइक कंकोडिया हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर हो गई। हाय एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लाया हूँ आप लोगों के लिए और मेरे साथ है मेरा दोस्त जगमीत। तो जैसे आपको पता होगा, मैं टोरंटो आया हूँ 3 दिन के लिए, तो अपने फ्रेंड से मिला हूँ, स्कूल फ्रेंड से, और साथ में हम बातें कर रहे हैं, रह रहे हैं, घूमेंगे फिरेंगे। तो ये वीडियो होने वाली है डेडिकेटेडली अबाउट कंप्यूटर साइंस इन कनाडा। तो सबसे पहले मैं पूछता हूँ जगमीत से, यार अपने बारे में क्विक इंट्रोडक्शन दे दे कि मतलब क्या है, प्रोफाइल है, कहाँ से क्या स्टडी करी है, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दो। ठीक है। तो मैंने इंडिया से बीटेक कंप्यूटर साइंस करी थी 2020 में। उसके बाद मैंने 2 साल काम करा है एक्सेंचर में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर फॉर 2 years। उसके बाद मैं लास्ट ईयर यहाँ पे आया था सितंबर में अपनी मास्टर्स के लिए। तो मैंने अपनी मास्टर्स करी है कंप्यूटर नेटवर्क्स में और वो 1 साल की मास्टर्स थी और मैं अभी जस्ट ग्रेजुएट हुआ हूँ। आई एम करंटली लुकिंग फॉर जॉब्स। तो दैट्स अबाउट माई सेल्फ। अच्छा, वैसे बैचलर्स कंप्यूटर साइंस में कहाँ से करी थी? मैंने बैचलर कंप्यूटर साइंस में करी थी लुधियाना से, गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज, एंड वो पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। और उसके बाद जो जॉब करी उसका क्या प्रोफाइल था? उसका प्रोफाइल था एप्लीकेशन डेवलपमेंट एनालिस्ट, सो ओके। बेसिकली एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो मतलब मुझे रफ आइडिया चाहिए कि अगर कोई फ्रेश ग्रेजुएट हो रहा है सीएस के बाद, तो रफ आइडिया की कितनी स्टार्टिंग पैकेज लग जाता है, लाइक इंडिया में अगर हम बात करें तो। सो उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैं ग्रेजुएट हुआ था 2020 में, उस टाइम पे जो एवरेज पैकेज था दैट वाज अराउंड 6.5 लाख। और आज के डेट में द एवरेज पैकेज इज लिटिल बिट मोर, अराउंड लाइक 7 to 8 7 to 8 लाख 7 to साल 8 का? lakhs, yeah, 7 to 8 lakhs। मतलब आप अगर फ्रेशली ग्रेजुएट हो रहे हो तो 7 to 8 लाख आप इंडिया में ले सकते हो, इंडिया में ले राइट? सकते हो, इजीली ले सकते हो। और तो अगर आपको इनिशियली नहीं भी मिलता तो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू अपस्किल, एंड आप 1 साल में एटलीस्ट 30% हाइक इजीली ले सकते हो किसी भी कंपनी में काम करके। अच्छा, तो वहाँ फिर कितने टाइम जॉब करी थी, 2 या 3 साल? मैंने 2 साल करी थी। 2 साल जगमीत ने वहाँ जॉब करी थी। तो फिर क्या ऐसा हुआ कि ही डिसाइडेड टू मूव कनाडा? इस पे बताओ थोड़ा। तो मैं बताता हूँ। सो इनिशियली ड्यूरिंग माय बैचलर्स मेरा शुरू से ही इंटरेस्ट था कंप्यूटर नेटवर्किंग में। तो लेकिन मेरा उस टाइम पे कैंपस प्लेसमेंट हुआ था एक्सेंचर में, एंड एक्सेंचर वाज द फर्स्ट कंपनी जो मेरे कॉलेज आई थी। तो मेरा उसी में प्लेसमेंट हो गया था। और उसके बाद में लाइक हमारे कॉलेज में एक रूल होता था कि इफ़ यू आर ऑलरेडी प्लेस्ड तो आप और कंपनीज में की प्लेसमेंट्स में नहीं बैठ सकते। राइट, सेम एमिटी में भी ऐसा ही था। हाँ, तो आप तो मतलब ऐसा होता है कि जैसे आप पहली कंपनी में सेलेक्ट नहीं हुए तो आप दूसरी में अप्लाई कर सकते हो, ऐसे करके। सो आई गेस कई कंपनीज का होता था कि अगर आप ऑलरेडी कहीं का एक ऑफर लेटर एक्सेप्ट करके बैठे हो तो दे स्टिल अलाउ यू टू सिट फॉर देयर इंटरव्यूज, बट हमारे कॉलेज स्ट्रिक्टली ये चीज़ अलाउ नहीं करता था। तो आई वेंट फॉर एक्सेंचर, कैंपस प्लेसमेंट था। तो वहाँ पे मेरे को इनिशियली जाते उन्होंने 3 मंथ के लिए ट्रेन करा। सो आपको जब आप ऑनबोर्ड होते हो तो हमारा वहाँ पे प्रोफाइल डिसाइडेड नहीं था ऑलरेडी। जब मेरा जॉब लगी जॉब, थी। हाँ, जब मेरा प्लेसमेंट हुआ था तो मेरा उसमें क्या प्रोफाइल होगा दैट वाज नॉट डिसाइडेड। तो हमको ऑप्शंस दिए गए थे, लाइक 18 ऑप्शंस, 18 डोमेन्स, आउट ऑफ विच वी वर सपोज टू चूज इन 3 प्रेफरेंसेस जो भी हमको चाहिए। तो मैंने उस टाइम पे एसएपी चूज करा था। तो उस टाइम पे आई डेंट नो कि भाई ये क्या चीज़ है, एसएपी क्या टेक्नोलॉजी है, क्या नहीं है। एंड आई वेंट फॉर दैट और मेरे को उसी में मिल गया था। उन्होंने फिर 3 महीने हमको वो चीज़ सिखाई, एंड आई वॉज ऑन बेंच। तो दे बेसिकली ट्रेंड अस ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक। वी गॉट अ एसएमई। तो उन्होंने हमको सारा सिखाया, एंड देन वी गॉट अ प्रोजेक्ट, एंड प्रोजेक्ट पे फिर हमने काम करना शुरू करा। एंड ऑलमोस्ट आई गेस मेरे को 1.5 साल बाद जो भी उनका प्रमोशन साइकिल होता है, मेरे को फर्स्ट प्रमोशन साइकिल में जो जिसमें मैं एलिजिबल था, मेरे को 40% हाइक मिल गया था उसमें। नाइस। तो मेरा शुरू से ही था कि मुझे नेटवर्किंग में जाना है। आई ट्राइड फॉर द इंटरनल ट्रांसफ़र एज वेल, और उसमें मेरे को मिल भी रहा था, बट दैट वाज इन कंप्यूटर, दैट वाज इन क्लाउड नेटवर्किंग, क्लाउड कंप्यूटिंग। बट मेरे को स्पेसिफिकली नेटवर्किंग में आना था, एंड दैट टाइम आई केम अक्रॉस दिस प्रोग्राम जो जहाँ से मैंने करा है, रायसन यूनिवर्सिटी से।
तो मेरे को इसके बारे में पता लगा, एंड दिस इज़ द ओनली प्रोग्राम जो पूरे कनाडा में कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में है। आई गेस एक और है, दैट इज़ इन एल्बर्टा, यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा, बट उनका जो कोर्स सिलेबस था दैट वाज बिट आउटडेटेड। तो इसका नाम क्या है? मास्टर्स इन कंप्यूटर सो नेटवर्किंग। इसका पूरा नाम है मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो ये जो है ये 1 ईयर्स मास्टर प्रोग्राम है, और जो एल्बर्टा में है दैट्स अ 16 मंथ मास्टर्स प्रोग्राम। ओके। तो चलो मुझे ये चीज़ बताओ कि कोई बंदा कंप्यूटर साइंस करके काम कर लेता है, उसके बाद अगर ही वांट्स टू मूव अब्रॉड, तो उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं? लाइक किस किस चीज़ में वो बंदा मास्टर्स कर सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फूड साइंस की डिग्री करी है, तो मेरे पे ऑप्शन है कि मास्टर्स इन फूड साइंस, मास्टर इन फूड सेफ्टी क्वालिटी एश्योरेंस, मास्टर्स इन मे बी बायोटेक्नोलॉजी में भी काफ़ी लोग मूव हो जाते हैं। तो ऐसे करके सीएस के बाद क्या 4-5 मेन ऑप्शंस आते हैं कि जो बंदा वो कंसिडर कर सकता है? ठीक है। जब मैंने बैचलर्स करी थी तो मेरे साथ के बहुत बच्चे थे जो मतलब डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में गए थे। तो जैसे उसमें मेजरली जो आता है, जैसे आता है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, और आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बेसिकली जिसमें कोडिंग होती है, एंड देन कम्स डेटा साइंस जिसमें डेटा एनालिटिक्स हो गया, और ये सब हो गया डेटा साइंस के रिलेटेड, बिग डेटा एंड एवरीथिंग। और उसके बाद आ जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, एंड देन कम्स द कंप्यूटर नेटवर्किंग विच इज़ अ बिट डिफरेंट, थोड़ा सा वो अलग ही डोमेन है, और उसकी पढ़ाई भी बिल्कुल अलग है कंप्यूटर साइंस से। तो इसकी जॉब्स जो है कंप्यूटर साइंस के बाद फुल स्टैक में, या ये है, दीज आर द स्किल्स जो बच्चे ड्यूरिंग बीटेक अपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स में, इंटर्नशिप्स में सीखते हैं, और उनको साथ के साथ जॉब्स मिल जाती हैं। तो इसके बाद अब्रॉड में इसका ये ऑप्शन है कि लेट्स से कोई मशीन लर्निंग में काम कर रहा है, एज अ एआई पे काम कर रहा है प्रोजेक्ट में, इंडिया में 2 साल काम कर रहा है, एंड देन दे कैन कम फॉर बेसिक सिंपल जेनरिक कंप्यूटर साइंस डिग्री। और यहाँ पे मोस्टली जो कंप्यूटर साइंस डिग्रीज हैं, दे आर हेवली फोकस्ड ऑन एआई एंड मशीन लर्निंग, हेवली फोकस्ड। स्पेसिफिकली जैसे सिद्धार्थ ने यूबीसी से करी है, तो यूबीसी में जो मैंने भी वहाँ अप्लाई किया था, तो वहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस है उसमें मोस्टली जो सिलेबस है दैट इंक्लूड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एआई। उसके बाद जो दूसरी मास्टर्स आती है दैट इज मास्टर्स ऑफ डेटा साइंस। तो ये भी जैसे यूबीसी में भी है, ये मेरी यूनिवर्सिटी में भी है, और ये मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में, कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ में है, और बाकी कंट्रीज़ में भी होती है। तो ये एक और बड़ा डोमेन है, और जो लोग फुल स्टैक में काम कर रहे हैं दे कैन ऑल्सो कम फॉर कंप्यूटर साइंस डिग्री, और उनके भी यहाँ पे उसका भी बहुत अच्छा जॉब मार्केट। ये ऐसे है कि इन चीज़ों में अगर आप वेब डेवलपमेंट में हो, या अगर आपको एआई में जाना है, तो आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर सकते हो डिग्री, और अगर आपको डेटा साइंस में जाना है तो ये कैन कम फॉर मास्टर्स इन डेटा साइंस। ओके। तो इसके बाद एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बहुत सीएस कंप्यूटर साइंस के बंदे मुझसे ये पूछते हैं कि कनाडा में अगर आएँ तो क्या 4-5 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फेमस या पॉपुलर यूनिवर्सिटी हैं जहाँ वो कोर्स कर सकते हैं? एंड क्योंकि तूने खुद भी अप्लाई किया है काफ़ी जगह, तो क्या लगता है कि कहाँ ईज़िली हो जाता है? कौन-सी सबसे टफ है? या किस बेसिस पे एडमिशन ले लेते हैं? तो क्या प्रोफाइल चाहिए होना चाहिए बंदे का? तो आई थिंक ये हेविली डिपेंड करता है आपका प्रोफाइल पे और आपकी बैकग्राउंड पे। तो आई वुड सजेस्ट कि आपको सबसे पहली प्रेफरेंस जो देनी चाहिए वो देनी चाहिए आपको कौन सा कोर्स करना है। आप कभी भी रैंडमली कोर्स सिलेक्ट मत करके आओ, जैसे लोग एजेंट्स के पास जाते हैं, उनको बोल देते हैं कि हमको कोई भी कोर्स, कोई भी कॉलेज दे दो, कोई भी कोर्स राइट। दे दो, हमको बस वहाँ जाना है। उसका कोई उसका कोई बेनिफिट नहीं है, यहाँ आके आप फील्ड जॉब नहीं कर पाओगे, आपको नहीं ना ही मिलेगी। तो बेस्ट ये रहता है कि आप हमेशा, हाँ, एक और टॉपिक था, एक और डोमेन है जो मैं बताना भूल गया, दैट इज साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी की भी अलग से मास्टर्स हैं, जैसे कंकोडिया यूनिवर्सिटी में है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में है। तो अगर जैसे किसी को साइबर सिक्योरिटी करनी है तो उसको साइबर सिक्योरिटी की ही मास्टर्स देखनी चाहिए कि कौन ओके। कौन सी यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल है, एंड देन देखना चाहिए कि उसमें कौन सी यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग किस हिसाब से है। ऐसा नहीं है कि आपको साइबर सिक्योरिटी में जाना है एंड यू आर डूइंग मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस जिसमें सारा सिलेबस एआई का है और ये है, और आप एक टॉप की यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, दैट वोंट बेनिफिट यू इन लॉन्ग रन। आपको कोई बेनिफिट वो नहीं देगी आपको। मतलब इन शॉर्ट बात ये है कि अगर आपने कंप्यूटर साइंस किया है देन उसके बाद आप ये डिसाइड करो कि आप किस किस स्पेशलाइजेशन में स्पेशलाइजेशन में जाना जाना चाहते चाहते हो। हो। उस स्पेशलाइजेशन का चेक करो कि वो कोर्स कौन कौन से यूनिवर्सिटीज में है, एंड देन यू अप्लाई टू दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। तो अगर मैं बात करूं तेरे कोर्स की, देन तूने किस किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था?
तो हाँ, तो मेरे कोर्स से रिलेटेड, इनडायरेक्टली रिलेटेड कुछ और कोर्सेज थे, जैसे साइबर सिक्योरिटी के थे एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के थे। तो मैंने करा था साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी में, जो कि SFU। एसएफयू में, जो बर्नबी में है, वैंकूवर के पास। मैंने यूबीसी में भी करा था, बट एज आई सेड कि वो कंप्यूटर साइंस का कोर्स था। तो उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में करा था, जहाँ पे मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी था एंड डेटा प्राइवेसी, मास्टर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी। एंड देन मैंने करा था वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में मास्टर्स इन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एंड देन इन रायरसन, जो कि मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो मैंने एक ये चीज़ नोटिस करी थी स्पेसिफिकली, मैंने ऑलमोस्ट 8 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करा था। तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी थी, क्योंकि मेरा जो रिज्यूमे था वो हेविली कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में था। तो जहाँ जहाँ कंप्यूटर साइंस डिग्री थी, मेरे को वहाँ वहाँ से रिजेक्शन आई। I और see। जहाँ जहाँ पे साइबर सिक्योरिटी या नेटवर्किंग रिलेटेड था, वहाँ वहाँ से मेरे को एक्सेप्टेंस आई। आई गॉट अ ऑफर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी एज वेल, एंड उसका जो मास्टर्स था दैट वाज 8 मंथ्स ऑफ कोर्स वर्क एंड 4 मंथ्स ऑफ इंटर्नशिप। और अगर हम इन जनरल बात करें फीस स्ट्रक्चर की, कोई बंदा अगर देख रहा है तो मास्टर्स में क्या फीस एक्सपेक्ट कर सकते हो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड में, सो लाइक लमसम रफ आइडिया? सो ये बहुत वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। जैसे मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में अप्लाई किया था, यूबीसी में। तो यूबीसी में पूरे कोर्स का टोटल फीस लाइक फॉर 16 मंथ्स था $13,000, विच इज रफली अराउंड 8 lakhs और 8 to 9 lakhs। बट अगर हम बात करें, मेरी यूनिवर्सिटी में मेरी टोटल फीस थी 38,000 फॉर होल कोर्स 1 ईयर। एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी, जहाँ से मेरे को ऑफर आया था फॉर मास्टर्स इन साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, तो उसकी 46,000 थी फीस। तो ये बहुत वेरी करता है। एंड यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में सीएस की फीस ऑलमोस्ट 60,000 है। तो ये गाइस, ये सारे जितने भी फिगर्स बता रहा है जगमीत, ये सारे कैनेडियन डॉलर्स में हैं। तो मोटा मोटा आप लगा लो 20 से 25 लाख, रफ रफ एस्टिमेट। 20 लाख एटलीस्ट लगता ही लगता है, है अगर ना? आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो। जस्ट फॉर द ट्यूशन फीस। जस्ट फॉर द ट्यूशन फीस। अच्छा, इसमें एक चीज और, जैसे तेरे पे 2 साल का एक्सपीरियंस था, देन व्हाई यू ओनली कंसिडर्ड मास्टर्स? इसमें तो तुम्हारा पीजी डिप्लोमा में भी तो ऑप्शंस होंगे, या कोई ऑप्शन नहीं था अगर किसी को डिप्लोमा करना हो क्या? पीजी डिप्लोमा में इसके बिल्कुल ऑप्शंस होते हैं, साइबर सिक्योरिटी के भी होते हैं, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, डेटा साइंस, कंप्यूटर नेटवर्किंग, और ये बहुत सारे कॉलेजेस में है। तो इसका मोस्टली ये कनेक्शन है कि जो भी पीजी डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ में कम और कॉलेजेस में ज़्यादा होते हैं, Right। और लोकल कॉलेजेस में ज़्यादा होते हैं। और ये चीज़ मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है कि जैसे मेरे जो प्रोफेसर्स थे, वो हम्बर कॉलेज में भी पढ़ाते थे। एंड वो सेम जो मेरी डिग्री थी कंप्यूटर नेटवर्किंग की, वो वहाँ के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे कंप्यूटर नेटवर्किंग। एंड दे देमसेल्व्स टोल्ड मी कि हम वहाँ पे बहुत ट्रिम डाउन वर्जन पढ़ाते हैं, जो हम आपको पढ़ा के जाते हैं। उनको बहुत बेसिक लेवल पे हम पढ़ाते हैं। मास्टर्स में जो पढ़ाई होती है वो बहुत डिटेल्ड लेवल में होती है। तो एक ये भी एक मेन रीजन था मास्टर्स चूज करने का, बिकॉज जो कोर्स स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होता है, बहुत ज़्यादा हैंड्स ऑन वर्क भी होता है। लेकिन पीजी डिप्लोमा जो है, उसका एक मार्केट वैल्यू भी कम है जब आप जॉब लेने जाते हो, प्लस उसमें उतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता है। आई गेस अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस लेके आ रहे हो तो आपको पीजी डिप्लोमा का ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। आप अगर आप बैचलर्स के बाद डायरेक्टली आ रहे हो तो आपको कुछ एक्सटेंट तक उसका बेनिफिट हो सकता है। अच्छा, कुछ फीस में कुछ अंतर आता है कोई डिप्लोमा फीस करे? में, हाँ, फीस में बहुत ज़्यादा अंतर है उसका। सो अगर आप पीजी डिप्लोमा करते हो तो $15,000 से 15-18,000, दैट्स इट। लाइक मैक्सिमम इट कैन गो अप टू $20,000 कैनेडियन डॉलर। लेकिन मास्टर्स की फीस 30 से 40 इजीली टच करती है, और वो भी 1 ईयर की। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि ऑलमोस्ट मास्टर्स की फीस 1.5 से 2 गुना भी हो जाती है पीजी डिप्लोमा के। तो एक ये भी मेन रीजन है कि बहुत सारे बच्चे पीजी डिप्लोमा यहाँ लेके आते हैं। और मैंने ये भी बहुत देखा है, क्योंकि पीजी डिप्लोमास 1 साल के होते हैं, तो उनको बाद में पीआर में दिक्कत आती है। एंड वो लोग क्या करते हैं, वो 2-2 डिप्लोमास करते हैं। राइट। तो वो 8-8 पहले, महीने के। हाँ, तो वो पहले 1 साल का एक डिप्लोमा करेंगे, देन वो अगेन 1 साल का डिप्लोमा करेंगे, ताकि वो एटलीस्ट पीआर के लिए एलिजिबल हो इसका पाए। रीजन ये होता है गाइस कि 2 साल की स्टडी करने के बाद 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। तो इसलिए लोग अगर डिप्लोमा करते हैं तो 1-1 साल के या तो 2 करते हैं, या फिर 16 महीने का डिप्लोमा करते हैं, ताकि 3 इयर्स का वर्क परमिट मिले एंड बाद में आप इजीली पीआर लगा सकते हो। और उनके लिए ये नेसेसिटी इसलिए भी हो जाती है बिकॉज मास्टर्स में आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं, 30 पॉइंट्स मिलते हैं मास्टर्स के। तो आपका ऑलरेडी जो सीआरएस स्कोर होता है वो इतना होता है कि आप पीआर
के ड्रॉ में आपका इजीली कट ऑफ आ सकता है। राइट। लेकिन अगर आप पीजी डिप्लोमा करते हो 1 साल का, तो आपका सीआरएस स्कोर उतना नहीं हो पाता है कि आपका, अगर आप 1 साल लेट्स से यहाँ पे कैनेडियन एक्सपीरियंस भी ले लेते हो एक पीजी डिप्लोमा करने के बाद, तो आप बहुत ज़्यादा रिस्क पे होते हो कि उसके बाद भी आपका सीआरएस में कट ऑफ आएगा कि नहीं आएगा। तो एक ये डर होता है कि 1 साल के वर्क परमिट में शायद मेरा पीआर ना हो पाए, तो लोग 1 और साल का पीजी डिप्लोमा करते हैं ताकि उनको 3 साल का वर्क परमिट मिल नहीं, जाए। मगर मैंने देखा है जैसे काफ़ी लोग अगर डिप्लोमा करते हैं ना, फिर वो टोरंटो, वैंकूवर से मूव होके कहीं किसी छोटी जगह चले जाते हैं, किसी छोटे प्रोविंस चले जाते हैं, जहाँ उनका पीएनपी या पीएनपी का बन किसी जाता और है। पाथवे के थ्रू पीआर लग जाए। बट आई गेस कि अगर आपको पीएनपी लाइक आप अगर आप फर्दर स्टडीज के लिए आ रहे हो और अगर आपको पीएनपी ऑप्शन कंसिडर करना है, तो मास्टर्स इज योर बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज ऑलमोस्ट हर प्रोविंस में मास्टर्स ग्रेजुएट स्ट्रीम का एक पीएनपी होता है। जैसे राइट। ब्रिटिश कोलंबिया में बीसी पीएनपी है और ओंटारियो में ओआईएनपी में मास्टर्स ग्रेजुएट स्ट्रीम है, जिसके लिए मैं भी कुछ टाइम में अप्लाई करने वाला हूँ। एंड इसके लिए आपको इवन आइल्स भी अपना दोबारा से नहीं देना होता है, राइट, इसके लिए आपको राइट। ना ही जॉब ऑफर चाहिए। यू जस्ट हैव टू हैव अ मास्टर्स फ्रॉम अ एलिजिबल यूनिवर्सिटी, जो उनका एक लिस्ट होता है। आप उनके पीएनपी वेबसाइट पे जाइए, आपको वहाँ पे लिस्ट ऑफ एलिजिबल यूनिवर्सिटीज दिखेगा। अगर आपने वहाँ से मास्टर्स करी है, तो आप पीएनपी के लिए एलिजिबल होते हैं। कुछ प्रोविंसेस में क्या होता है कि इसकी पीएनपी की कोई कट ऑफ नहीं होती है, जिन्होंने अप्लाई करा है उनको पीएनपी डायरेक्टली मिल जाता है। राइट। लेकिन कुछ प्रोविंसेस में इसकी भी कट ऑफ होती है और उसका जो पॉइंट स्कोर होता है दैट इज डिफरेंट। बट स्टिल इफ यू आर कमिंग आफ्टर बैचलर और आपका थोड़ा सा भी अगर एक साल का भी एक्सपीरियंस है, फॉरेन एक्सपीरियंस है, तो आपको इजीली पीएनपी मिल जाता है। आफ्टर दैट यू गेट 600 पॉइंट्स एंड आपका पीआर इजीली हो जाता है। चलो ठीक है गाइस, ये हमने आपको थोड़ा सा पीआर का ऑफ टॉपिक जाके बता दिया। अब वापस रिटर्निंग बैक टू आवर टॉपिक, तो हम थे कंप्यूटर साइंस के ऊपर। तो मुझे एक क्वेश्चन है, ये बताओ जैसे लाइक जगमीत ने इंडिया में भी बैचलर्स करी है, बीटेक करी है कंप्यूटर साइंस में, देन यहाँ मास्टर्स करी है। तो लाइक व्हाट डिफरेंस डू यू थिंक कि पढ़ाई में क्या अंतर आता है इंडिया और कनाडा में, स्टडी वाइज की क्वालिटी में, कुछ एक्सपीरियंस में, एक्सपोजर में? तो उसमें डू यू थिंक यहाँ की एजुकेशन जो है बेटर है, सेम है, हल्की है, उस पर थोड़ा सा कमेंट्स। तो आई थिंक कि जो डिफरेंस है वो थोड़ा भी नहीं है, वो जमीन आसमान का डिफरेंस है, वुड से कि। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जितना यहाँ के प्रोफेसर्स को नॉलेज है, दैट इज लाइक यू कांट इवन एक्सप्लेन इन वर्ड्स कि वो कितना उनको इंटेंस नॉलेज है। और मोस्टली यहाँ पे जो प्रोफेसर्स हैं वो इंडस्ट्री से आते हैं। लाइक हमारे इंडिया में क्या होता है कि किसी ने बीटेक के बाद एमटेक करी और वो टीचर लग जाता है। राइट। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो आपको प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम इंडस्ट्री, उनके पास एक्सपीरियंस है, उन्होंने उन राइट। प्रोजेक्ट्स पे काम करा है, दे नो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स और उनको उसके सॉल्यूशंस पता होते हैं। तो जब आपको वो पढ़ाते हैं तो वो आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ पढ़ाते हैं। और जो एक मेजर डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे थ्योरेटिकल आपको जो पढ़ाते हैं दैट इज ओनली 20%। राइट। 60% इज हैंड्स ऑन और उसके बाद रिसर्च भी आपका आता है 20%। और यहाँ पे एक चीज और है कि यहाँ पे आपको हर थोड़े टाइम के बाद आपके एग्जाम्स चलते रहते हैं, आपके क्विजेस चलते रहते हैं, आपकी असाइनमेंट्स होती है, हर चीज की वेटेज होती है आपके फाइनल में। और कई यूनिवर्सिटी, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी की पासिंग कट ऑफ ही 70% थी, तो अगर आपके 70% नहीं आएंगे तो आपका 1 साल और एक्स्ट्रा लगेगा। तो एक वो भी डर रहता है। तो और उसमें हैविली जो नंबर है वो आपके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लैब्स के हैं, जिसको आपको करने में काफ़ी टाइम लगता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट के लिए डिफरेंट लैब सिनारियो होता है, तो आप किसी से चीटिंग भी नहीं कर सकते। मास्टर्स में तो ये होता है, पीजी डिप्लोमाज में कई कई जगह ये नहीं होता, लाइक सेम असाइनमेंट होती है, लोग कर लेते हैं। लेकिन मास्टर्स में ये बहुत फोकस करते हैं प्लेजरिज्म पे, तो आप चीटिंग नहीं कर सकते। कईयों में 15% 20% 30% तक का ओवरऑल होता है। मगर मोटा मोटा ये है कि यहाँ पे ना कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन होती है, तो एग्जाम्स की वेटेज कम होती है, असाइनमेंट्स, ग्रुप डिस्कशंस, प्रोजेक्ट्स, इन सब में वो, प्रेजेंटेशंस। हाँ प्रेजेंटेशंस, इन सब में स्प्रेड आउट हो जाता है। तो बंदे को कॉन्टिन्यूअस, वो होती है ना कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन, हर महीने देख रहे हैं, असाइनमेंट कर रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है, ग्रुप डिस्कशन में पार्ट ले रहा है, उसके बेसिस पे नंबर आते हैं। तो राइट। ये ओवरऑल थोड़ा सा डिफरेंस था। जगमीत को कनाडा की एजुकेशन बेटर लगी, मोर प्रैक्टिकल लगी। मुझे अपने एक्सपीरियंस से भी कनाडा की एजुकेशन थोड़ी प्रैक्टिकल लगती है, जॉब ओरिएंटेड लगती है कि ग्रेजुएट होते ही जो आप काम करने वाले हो उसका आपको आइडिया
अपनी मास्टर्स और में ही लग इसका जाता है। इसका सबसे बड़ा जो डिफरेंस है दैट इज द लैब फैसिलिटीज, जो यहाँ की लैब फैसिलिटीज हैं। बहुत सारी ऐसी और भी मास्टर्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी में हो सकता है, आपको उस लेवल का एक्सपीरियंस मिल राइट। जाए। इंडिया में वो चीज़ें नहीं होती हैं, अगर होती भी हैं लैब्स तो बहुत आउटडेटेड लैब्स होती हैं। यहाँ पे आपको मोस्टली क्या होता है कि जो आपको लैब इन्वायरमेंट दिया जाता है वो ऑलमोस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होता है, जो कि अभी करंट मार्केट में चल रहा होता है। तो इसलिए जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है यूनिवर्सिटी से ही, वो ऐसा होता है कि यू आर रेडी टू गो वंस यू राइट। ग्रेजुएट। इसका एक एग्जांपल मैंने अपने उसमें भी नोटिस किया था, जैसे हम आए थे, हमने फूड साइंस करी थी, तो फूड साइंस के बाद यहाँ पे जो माइक्रोबायोलॉजी वाला काम होता है उसके डिटेल्ड इक्विपमेंट्स, एलाइसा, ये सारे जितने महंगे महंगे इक्विपमेंट्स होते हैं यूबीसी में सारे लगे हुए थे। बट मैंने इंडिया में बैचलर्स करी थी एमिटी से, तो एमिटी में वो महंगे वाले इक्विपमेंट्स इतने ज़्यादा नहीं थे, तो वो थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा था। मगर यहाँ पूरा आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है, सारे मशीन, सारे इक्विपमेंट्स, हर चीज़ चलाने को मिलेंगे, जो नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होते क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव आते हैं वो। तो चलो, ये हो गया प्रैक्टिकल एक्सपोजर के बारे में बात। अब मैं जगमीत से ये पूछूंगा कि भाई, आपकी मास्टर्स हो चुकी है ख़त्म, हम्म। तो अभी यहाँ की अगर मैं जॉब मार्केट की बात करूँ, हम्म। तो व्हाट डू यू थिंक कि कैसा जॉब मार्केट है? जॉब मिल रही है, नहीं मिल रही, कितना टाइम लग रहा है, उसके ऊपर थोड़ा सा आइडिया दो। तो अभी डेफिनेटली जॉब में ज़्यादा टाइम लग रहा है, एंड ऑलमोस्ट सब ट्राई कर रहे हैं जैसे जॉब्स लेने का। मार्केट बहुत ज़्यादा इस टाइम पे कंजस्टेड है। एक एप्लीकेशन निकल रही है तो उसके लिए 400 एप्लीकेंट्स हैं। तो वहाँ पे आपको हर चीज़ में आपको मेक श्योर करना पड़ता है कि आप सही से कर रहे हो, चाहे वो रिज्यूमे हो गया, कवर लेटर हो गया, रेफरेंसेस हो गया, आपको हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन स्टिल जो यहाँ के अभी जॉब मार्केट है वो बहुत ज़्यादा स्लो है और बहुत ज़्यादा टाइट है, आई वुड से। और एक ये भी है कि रिसेंटली हायरिंग फ्रीजेज रहे हैं। अभी जॉब्स हैं, नो डाउट, अभी जॉब्स दोबारा से निकली हैं, बहुत बहुत सारी निकली हैं। लेकिन स्टिल यहाँ पे जो अभी प्रोसेस है वो अभी लंबा है, लाइक इजीली 1 से 1.5 मंथ से ज़्यादा ही लग जाता है, 2 मंथ तक भी लग जाते हैं आपको कई बार जॉब लेने में। राइट। तो तो इसमें इसमें चलो, जॉब का जगमीत अभी, क्योंकि जगमीत खुद भी जॉब सर्च कर रहा है, इसका रिसेंटली कोर्स खत्म हुआ है, आई थिंक महीना भर भी नहीं हुआ, राइट? या महीना नहीं अभी हुआ। अभी लास्ट मंथ ही शायद खत्म हुआ है, महीना भी पूरा नहीं हुआ है। तो जैसे सीएस के बंदे अगर जॉब ढूंढे एक मास्टर्स करने के बाद यहाँ पे, तो व्हाट डू यू थिंक, लाइक एवरेज सैलरी, स्टार्टिंग पैकेज, जिस बंदे पे एक्सपीरियंस नहीं है? आईटी में अभी आई वुड से कि जो स्टैंडर्ड, जैसे इंडिया में अगर हम बोलें तो आईटी में एक स्टैंडर्ड है लाइक 7 to 8 lakhs, राइट। तो यहाँ का जो स्टैंडर्ड है दैट इज ऑलमोस्ट अराउंड 75,000। आईटी में इतना आपको मिलेगा अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आपने अच्छे से स्किल्स आपने गैदर करी राइट, हैं और आपको आपने अच्छे काम से आता पढ़ाई है, करी, राइट। आपको काम आता है, तो आपको इतना एटलीस्ट मिलेगा ही मिलेगा। और किसी बंदे ने 3 4 5 साल काम किया है, आई थिंक 5 ज़्यादा हो जाता है, 3 साल 4 साल तीन काम साल किया है, 3 साल के हिसाब से बताओ, व्हाट डू यू थिंक, कितना बेनिफिट आता है? क्या इंडियन एक्सपीरियंस काम आता है यहाँ? इंडियन एक्सपीरियंस डेफिनेटली कुछ डोमेन्स में, कुछ फील्ड्स में काम आता है वुड से, और कुछ में नहीं भी काम आता है। तो यहाँ पे जैसे मेरे फील्ड में क्या है कि हम बहुत ज़्यादा एक सोफिस्टिक, डिप्लोमेटिक आंसर मत दे, किसी चीज में काम आता है किसी में नहीं आता, मतलब सीधा एक, सीधा बता दे। सो मैं बता रहा हूँ। सो ये है कि क्योंकि मैं भी इंटरव्यूज दे रहा हूँ, तो कई जगह मेरे को भी पूछते हैं कि डू यू हैव कनेडियन एक्सपीरियंस, लाइक स्क्रीनिंग राउंड में उनका पहला क्वेश्चन कई बार ये होता है कि डू यू हैव अ कनेडियन एक्सपीरियंस। तो डेफिनेटली कनेडियन एक्सपीरियंस को प्रेफरेंस होती है ओवर इंडियन एक्सपीरियंस। बट अगर आपके पास इंडियन एक्सपीरियंस है तो वो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ एडवांटेज तो देगा ही देगा, ठीक है, ओवर अ फ्रेशर। तो आई वुड राइट। से कि अगर अगर कोई बंदे को फ्रेशर को 75,000 मिल रहा है, तो अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हैं, आपने प्रोजेक्ट्स पे काम करा है, यू नो हाउ थिंग्स वर्क, राइट। तो आप, जब आपको ऑफर्स मिलते हैं तो आप ज़्यादा नेगोशिएट कर सकते हो वहाँ पे, और राइट। आपको डेफिनेटली सैलरी ज़्यादा ही मिलेगी एक राइट। फ्रेशर बंदे से। हाँ, ये पॉइंट तो ट्रू है, लाइक किसी बंदे पे एक्सपीरियंस नहीं है, किसी पे थोड़ा एक्सपीरियंस है, जब वो जॉब ढूंढेंगे तो जिस पे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है उसका थोड़ा सा ऊपर रहेगा ना, तो वही बात है, और बहुत ज्यादा अंतर ना भी आता हो बट थोड़ा बहुत अंतर तो वो आपको डालता है। एजुकेशन में भी हेल्प करता है, लाइक आपका पहले से जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है वो आपने जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करा होता है, प्रोजेक्ट्स पे काम करा होता है, तो आपका वो ब्रेनस्टॉर्मिंग वैसा होता है कि आपको जब आपके एजुकेशन के टाइम पे जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, असाइनमेंट्स मिलते हैं, तो आपको पता होता है कि वो कम टाइम में कैसे करने हैं, तो वो आपको बहुत उसमें भी हेल्प करता है। राइट। तो यही था, आई थिंक हमने गुड आइडिया दे दिया कि अगर आपने इंडिया में सीएस किया है, देन व्हाट ऑप्शंस यू हैव इन कनाडा, आप किन किन कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो, यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो। आई थिंक अगर मैं मेन बताऊं तो यूबीसी हो गई,
सो यूनिवर्सिटी यूबीसी हो या गई, मैकमास्टर हो गई, मैकगिल हो गई, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो हो गई, एंड देन यू कैन से यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ओंटारियो। अगर मैं इसमें ये बोलूँ कि कोई बंदा है उसका प्रोफाइल बहुत अच्छा नहीं है, सपोज 7 CGP है बंदे का, डू यू थिंक इट इज़ पॉसिबल कि वो यहाँ मास्टर्स के लिए आ सकता है? और आ सकता है तो किस? आई वुड से कि बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 7 CGPA पे एक्सेप्ट करती हैं एप्लीकेशंस, हम्म, बिकॉज मैंने जो 8 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करा था वो ऑलरेडी QS रैंकिंग में टॉप में आती है, ऑलमोस्ट टॉप में आती हैं वो। तो उसमें हर यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट 8 GPA तक तो मिनिमम मान लेते हैं, अगर लोएस्ट से लोएस्ट भी लेके चले तो B+ ग्रेड मांगते हैं, विच इज़ आई गेस्ट अराउंड 7.6 CGPA। उससे नीचे बहुत मुश्किल है, बहुत शायद यॉर्क यूनिवर्सिटी या बाकी यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर या बाकी कंकोडिया ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में मिल जाता है, मे बट बी ये है कि शायद आपको बिल्कुल कनाडा की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी ना मिले, नहीं। जैसे यूबीसी हो गई, मैकगिल हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ अपना टोरंटो हो गई। ये कुछ गिनी चुनी 4-5 यूनिवर्सिटी अच्छी हैं, इनमें बहुत कंपटीशन होता है। अगर इनमें ना मिले तो भी यू कैन स्टिल अप्लाई टू अदर यूनिवर्सिटीज लाइक कंकोडिया हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर विंडसर हो हो गई, गई, यॉर्क यूनिवर्सिटी। यॉर्क यूनिवर्सिटी हो गई, और भी बहुत होंगी। आप थोड़ी इस पे अपनी रिसर्च भी कर सकते हो, बट ये लाइव एग्जाम्पल है तो अपने हिसाब से अपनी आपको बता रहा वन है। थिंग आई वुड से कि आपको इवन ड्यूरिंग बैचलर्स आपको साइड बाय साइड अपने स्किल्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप आईटी में आना चाहते हो स्पेसिफिकली। जैसे आप अगर आपको कोडिंग करनी है कल को, तो आपको कोडिंग स्किल्स अपनी डेवलप करनी पड़ेगी, वो आपको बैचलर्स में कोई नहीं सिखाएगा। आपका नो डाउट वो थ्योरेटिकल टॉपिक्स होंगे, लेकिन आपको उससे कोई हेल्प नहीं मिलेगी, तो आपको साइड बाय साइड कोडिंग करनी पड़ेगी। अगर आपको कंपेटिटिव कोडिंग करनी है तो आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स आने चाहिए, आपको लीड कोड है आप वो जाके सॉल्व करो। तो उससे आप जितना आप ज़्यादा लीड कोड करोगे तो उससे आपके जैसे अच्छी कंपनीज हैं, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, उसमें जाने के चांसेस बढ़ते हैं। तो Right. आपको पहले से ही ये चीज़ अपना पाथ डिसाइड आपको दिमाग में होना चाहिए कि आपको किस पाथ पे जाना है और उसके क्या स्टेप्स हैं, वो क्लियर होनी चाहिए माइंड में। सो आई थिंक आज काफ़ी बात हो गई हमारी। फिलहाल जगमीत ने बहुत ज्ञान दे दिया, और जगमीत को पहले हम स्कूल में बुलाते भी ज्ञानी थे। तो हाँ, यही है गाइस, फिर आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। भाई हमारा कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से है, आपको कोई भी क्वेश्चन होंगे आप मुझे भेज देना, मैं आपको जगमीत से पूछ के बता दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल सब्सक्राइब को करना। सब्सक्राइब करना। Thank you so much for watching guys. See you in the next video. Bye. बाय, थैंक यू।